हेलो डियर फ्रेंड्स, यू ऑल आर हार्टली वेलकम। दिस इज कुमार आनंद एंड यू आर वाचिंग अर्थ संवाद। तो आज के इस सेशन में हम लोग अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा के आधार पर जितने प्रश्न बन सकते हैं उन सभी मुख्य प्रश्नों को के ऊपर हम आज की इस चर्चा को केंद्रित रखेंगे। ठीक है, तो एक चीज की अगर आपसे हम अपेक्षा करें कि आप लोग निश्चित तौर पे इस क्लास को देखते होंगे, इस क्लास को समझते होंगे और इससे कुछ सीखने की कोशिश करते होंगे और प्रयास करिए, प्रयास निरंतर करिए, प्रयास में कभी शिथिलता मत लाइए, लक्ष्य को अपनी नज़र से कभी विस्मित नहीं करिए, क्योंकि अभी आज के समय, इस समय जी आपके जीवन के कालखंड का ये जो समय है ना बच्चों, आपका जीवन बनाने वाला है। ठीक है, किताबों के साथ दोस्ती रखिए, किताबों के साथ रहिए, किताबों के अंदर जो ज्ञान है उस ज्ञान को सीख करके अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि कहा ये गया है ना बच्चों कि किताबों से सीखो तो नींद आती है, जिंदगी सिखाए तो नींद उड़ जाती है ना। किताबों से सीखने के क्रम में जो नींद आने की प्रवृत्ति है ना, टेंडेंसी है, उस प्रवृत्ति या टेंडेंसी को समाप्त कर दीजिए, क्योंकि आगे अगर किताबों के आधार पर अपने जीवन को व्यवस्थित कर लेते हैं तो जीवन आपका जो है बहुत ही सुकूनदायक हो जाएगा, बहुत ही आप जीवन में जो एक तरह से कहिए निश्चिंतता प्राप्त कर जाएंगे। सुरक्षा, सामाजिक प्रतिष्ठा, ये सभी चीज़ें आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक हैंडसम अमाउंट सैलरी के रूप में ये आपके पास आने लगेगी। और उसके लिए आवश्यकता क्या है? अभी किताबों के साथ रहिए, किताबों में जो ज्ञान है उस ज्ञान को ग्रहण करने की कोशिश करिए, मतलब पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, तो अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा में हम लोग आज देखेंगे बच्चों कि पहला प्रश्न हमारे सामने बोर्ड पे क्या है। अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? हु गेव द ग्रोथ सेंट्रिक डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। पढ़िए, इस प्रश्न को पढ़ लिया होगा अब तक आप लोगों ने। इसमें क्या है कि पहला दिया है प्रोफेसर जैकब वाइनर द्वारा। प्रोफेसर जैकब वाइनर द्वारा नहीं दी गई थी अर्थशास्त्र की ग्रोथ सेंट्रिक परिभाषा डेफिनेशन। ठीक है, प्रोफेसर मॉरिस डॉब ने भी इस परिभाषा को नहीं दिया था और प्रोफेसर गुन्नार मेडल ने भी नहीं दिया था। तो दिया किसने था? एकमात्र विकल्प बचता है। आप कहेंगे कि सर अब इसमें तो विकल्प डी ही लगा दीजिए, जब ऊपर के तीनों अर्थशास्त्रियों द्वारा ये परिभाषा नहीं दी गई तो निश्चित तौर पे ये विकल्प डी ही होगा। तो चलिए, ये विकल्प डी हमने यहाँ पे सही लगा दिया। ठीक है, मतलब ये है कि इस परिभाषा में जो सही उत्तर है वो क्या है? पॉल ए सैमुअल्सन। क्लियर है? पॉल ए सैमुअल्सन ने अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित या विकास संबंधी परिभाषा को प्रतिपादित किया था, उनके नाम से ये परिभाषा जानी जाती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें ना कि ये जो मॉरिस डॉब है, ये मॉरिस डॉब, जैकब वाइनर, ठीक है, गुनार मेडल, ये तो अर्थशास्त्र को परिभाषित करने के पक्ष में नहीं थे। मॉरिस डॉब जो है वो अपनी जो किताब उन्होंने लिखी थी पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड कैपिटलिज्म। ठीक है, तो पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड कैपिटलिज्म के पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड कैपिटलिज्म, ठीक है, इस पुस्तक के पॉलिटिकल इकोनॉमी और कैपिटलिज्म जो कि मॉरिस डॉब द्वारा लिखी गई थी, उसके पेज नंबर 173 पर ये स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अपने विषय की निश्चित परिभाषा करना आज सामाजिक वैज्ञानिकों के लिए एक साधारण लोकाचार अथवा फैशन बन गया है। लेकिन इस प्रकार का कोई भी प्रयास, इनका कहना क्या है कि ये जो लोकाचार या फैशन बन गया है ना अपने विषय को परिभाषित करने का, इस प्रकार का कोई भी प्रयास निश्चय ही असफल सिद्ध होगा, या इस प्रकार का कोई प्रयास निश्चय ही असफल ही सिद्ध होता है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, इनकी बात करें, प्रोफेसर गुनार मेडल की बात करें, तो गुनार मेडल ने जो पुस्तक लिखी है अपनी, उसका टाइटल क्या है? द पॉलिटिकल एलिमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक थियरी। ठीक है, तो द पॉलिटिकल एलिमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक थियरी नामक अपनी पुस्तक के पेज नंबर 156 पर यह स्पष्ट उल्लेख करते हैं मिस्टर मेडल साहब कि अर्थशास्त्र की परिभाषाएं न तो आवश्यक हैं और ना ही वांछनीय है। कोई आवश्यकता नहीं है और कोई इसकी वांछनीयता नहीं है। क्यों? क्योंकि अर्थशास्त्र की परिभाषाएं करने से कोई लाभ ही नहीं है। अर्थशास्त्र का कोई भी नियम, कोई भी सिद्धांत, ये कहते हैं, कौन कहते हैं? ये प्रोफेसर गुनार मेडल कहते हैं कि अर्थशास्त्र की कोई भी परिभाषा हो, कोई भी सिद्धांत हो अथवा कोई भी तर्क हो, इसकी परिभाषा से वो प्रभावित नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस आधार पर ये अर्थशास्त्र को परिभाषित करने का विरोध करते हैं। कौन? प्रोफेसर
मॉरिस डॉब और प्रोफेसर गुरनार मेडल। अब बच जाते हैं प्रोफेसर जैकब वाइनर साहब। तो आर्थिक स्वतंत्रता के ये बहुत प्रबल समर्थक थे। इंटरनेशनल ट्रेड में इनका जो है पायनियर वर्क्स हैं जिनसे हम लोग परिचित होंगे क्रमिक अपने अध्ययन के क्रम में, ठीक है। तो आर्थिक स्वतंत्रता के बहुत बड़े समर्थक या पक्षधर जैकब वाइनर का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत पर कई महत्वपूर्ण लेख और सिद्धांत जो के रूप में इन्होंने अपना योगदान दिया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत पर कई महत्वपूर्ण लेख इन्होंने लिखा है, ठीक। और वाइनर ने अर्थशास्त्र के इतिहास पर शोध भी किया है। ये भी इनकी जो महत्वपूर्ण होने का एक कारण है कि अर्थशास्त्र के इतिहास पर बहुत प्रभावी शोध इन्होंने किया था, ठीक है। वाइनर की जो मुख्य पुस्तकें हैं, बुक्स हैं जो इनके द्वारा लिखी गई हैं, उसमें अगर हम आपसे कहें कि वाइनर की एक बड़ा प्रसिद्ध पुस्तक है डंपिंग अ प्रॉब्लम इन इंटरनेशनल ट्रेड, जो कि इन्होंने 1923 में लिखी थी, ठीक है। एक और पुस्तक इनकी ख्याति लब्ध है, फेमस है, वो क्या है कि स्टडीज इन द थियरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये लिखी गई थी। स्टडीज इन द थियरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये बुक जैकब वाइनर ने 1937 में पब्लिश कराया था या पब्लिश हुआ था इनकी ये बुक, ठीक है। अगर इनकी अगली बुक की चर्चा करें जैकब वाइनर की, तो वो क्या है बच्चों, वो है द लॉन्ग व्यूज एंड द शॉर्ट स्टडीज इन द इकोनॉमिक थियरी एंड पॉलिसी, और ये पब्लिश होती है बच्चों 1958 में, ठीक है। और ये प्रबल विरोधी रहे हैं अर्थशास्त्र को परिभाषित करने की। तो अगर हम आपसे इस प्रश्न में जो विकल्प है ना, अगर आपने पुस्तक सही तरीके से पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी कोई बात नहीं, अगर ये क्लासेज आप सही तरीके से सुने होंगे, उसके फैक्ट्स को नोट किया होगा, उसका रिवीजन किया होगा, तो आपको ये तीनों अर्थशास्त्र के परिभाषा के प्रबल विरोधी हैं, ऐसा निष्कर्ष प्राप्त करने में तनिक भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। बचेंगे ये पॉल ए सैमुअल्सन, ठीक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर हुआ क्या हुआ, ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। आइए आगे आते हैं प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है बच्चों बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 2 मैं हट जा रहा हूं, आप लोग इसको इत्मीनान से पढ़िए। क्या दिया है प्रश्न में कि सैमुअल्सन ने अर्थशास्त्र की अपनी परिभाषा किस पुस्तक में प्रतिपादित की थी। सैमुअल्सन ने, इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि सैमुअल्सन ने अर्थशास्त्र की अपनी परिभाषा किस पुस्तक में प्रतिपादित की थी। एक बात इतना अपने जहन में रखिएगा कि यहाँ पे जिस टॉपिक पे क्वेश्चन सेशंस करा दिए जाएंगे, यकीन जानिए कि कहीं से भी प्रश्न बनेगा उसमें से लगभग 90% प्रश्न तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और उन प्रश्नों का विश्लेषण मैं करते समय उससे संबंधित 3-4 और फैक्ट्स सरप्लस में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आपके ज्ञान का इस स्तर पे विस्तार हो सके कि आने वाले प्रश्नों से आप उलझे ना, या आने वाले प्रश्न परीक्षा में आपको उलझाए ना। क्लियर है? तो लिखा है इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, इन विच बुक डिड सैमुअल्सन प्रोपाउंड हिज डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड कैपिटलिज्म में, द पॉलिटिकल एलिमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक थियरी में, इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछा जा रहा है उसके आधार पर जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, विकल्प सी, ऑप्शन सी इसमें सही है। वो क्या है, इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस। ये बुक है, बहुत फेमस बुक है, किसकी, जाहिर सी बात है सैमुअल्सन की होगी, है ना। और ये बुक जो है ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के अध्येताओं के लिए, अर्थशास्त्र का स्टडी करने वाले, चाहे वो स्टूडेंट के रूप में हो, चाहे वो अर्थशास्त्र को पढ़ाने वाले शिक्षक के रूप में हो, सबके बीच में ये पुस्तक जो है या बुक जो है ये बहुत फेमस रही है। ठीक है, इस बुक में अर्थशास्त्र के जटिल आर्थिक सिद्धांतों को सैमुअल्सन ने बहुत सरल और सहज भाषा में समझाया है। ठीक है, इस बुक में सैमुअल्सन ने वास्तविक जीवन के व्यवहारिक उदाहरणों से, ये इतनी फेमस क्यों है, क्योंकि इसमें वास्तविक जीवन के व्यवहारिक उदाहरणों से आर्थिक सिद्धांतों को स्पष्ट किया है सैमुअल्सन ने। ठीक है, और यही कारण है कि सैमुअल्सन की यह बुक जो है वो अर्थशास्त्र के स्टूडेंट्स के लिए अर्थशास्त्र के मुख्य अवधारणाओं और सिद्धांतों को समझने की दृष्टि से बहुत उपयोगी और बहुत लोकप्रिय रही है। इस बुक में मांग पूर्ति, मतलब डिमांड सप्लाई, ठीक है, प्रोडक्शन,
मार्केट, गवर्नमेंट पॉलिसीज इत्यादि के संबंध में अर्थशास्त्र के प्राय सभी मुख्य मुद्दों पर विस्तृत विवेचना प्राप्त होती है। क्लियर है? और इसीलिए ये बुक जो है बहुत इंपॉर्टेंट रही है, बहुत फेमस रही है, बहुत लोकप्रिय रही है अर्थशास्त्र का अध्ययन करने वालों के बीच में। क्लियर? तो सैमुअलसन ने अर्थशास्त्र की अपनी परिभाषा किस पुस्तक में प्रकाशित किया था बच्चों? एकदम मत भूलिएगा, इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस, ये सैमुअलसन की बहुत फेमस बुक है, उसी में इन्होंने अपने अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा को प्रतिपादित किया था। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सैमुअलसन ने अर्थशास्त्र की परिभाषा को किस वर्ष प्रतिपादित किया था? जैसा हमने आपसे कहा कि जिस भी टॉपिक पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे उसके हर उस एस्पेक्ट को प्रश्न के रूप में यहाँ पे प्रस्तुत करने की मैं कोशिश करता रहूंगा, जिससे कि वहां से उस टॉपिक से कोई प्रश्न आ जाए आपकी परीक्षा में तो आप उससे भली भांति अवगत रहें, और वहां पे जैसे जैसे सही प्रश्न करते जाते हैं परीक्षा में आप ना, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना, वो वैसे वैसे जो है इनहेंस होता जाता है। ठीक है, और उसके लिए क्या है, उसके लिए बड़ी लंबी प्रक्रिया से होकर के गुजरना पड़ता है। एग्जाम में जाने से पहले आपको अपने आप को खपाना पड़ता है, तपाना पड़ता है ना, उसी चीज को करने की कोशिश करिएगा। अब आप लोग ना अपनी दृष्टि, अपनी नजर एकदम बुक पे लगाइए, ना इधर देखिए ना उधर देखिए, न सामाजिकता, न मानवता, न दान, न दया, न धर्म, न पड़ोस, न मित्रता, केवल आपका सब कुछ समाहित होना चाहिए कहाँ? अपनी बुक में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, सैमुअलसन ने अर्थशास्त्र की परिभाषा को किस वर्ष प्रतिपादित किया था? इन विच ईयर डिड सैमुअलसन प्रोपाउंड द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स? तो 1942 में नहीं किया था। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन थोड़ी जो 1942 में शुरू हुआ था, 1944 में भी नहीं किया था, 1946 में भी नहीं किया था। राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। ठीक है, इन 1948। और यही अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा का प्रतिपादन वर्ष भी माना जाता है। ठीक है, 1948। 1948 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी, किसकी? सैमुअलसन साहब की। इस पुस्तक की लोकप्रियता, जैसा इसके पहले वाले प्रश्न के आधार अंतर्गत हम लोगों ने चर्चा किया था ना, इस पुस्तक की लोकप्रियता का आलम यह था कि अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं, शिक्षकों में इस पुस्तक के लगातार नए संस्करण प्रकाशित हो रहे हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों में, अर्थशास्त्र के शोधार्थियों में, अर्थशास्त्र के शिक्षकों में, प्रशिक्षकों में ये पुस्तक बहुत ज्यादा लोकप्रिय थी। इतनी ज्यादा लोकप्रिय थी कि इसके कई एडिशन प्रकाशित हुए, कई संस्करण प्रकाशित हुए, और 1948 में अपने प्रकाशन के बाद कई दशकों तक ये प्रक्रिया चलती रही। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सैमुअलसन द्वारा लिखित यह पुस्तक पाठ्य पुस्तक के रूप में सबसे अधिक लोकप्रिय रही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र की अपनी परिभाषा में गत्यात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया था? गत्यात्मक विश्लेषण, डायनामिक एनालिसिस। ठीक, विच इकोनॉमिस्ट हैज प्रेजेंटेड dynamic analysis, which economist has presented dynamic analysis in his definition of economics? स्मिथ ने नहीं किया था, स्थैतिक था। मार्शल ने नहीं किया था। 1800 पहले जितनी सिद्धांत, जितनी परिभाषाएं, जितनी संकल्पनाएं इत्यादि विकसित हुई थी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, सब मुख्यतः क्या है? स्थैतिक विश्लेषण के ऊपर आधारित थी। इतना अपने दिमाग में फैक्ट रखिएगा। ठीक है, स्थैतिक विश्लेषण पर ही आधारित थी। तो जाहिर सी बात है कि स्मिथ और मार्शल इत्यादि इससे स्वयं बाहर हो जाते हैं। रॉबिन्स की परिभाषा जो हम लोगों ने देखा इसके पहले, उसमें भी हमने देखा कि इस परिभाषा की एक मुख्य कमी थी क्या? कि ये स्थैतिक विश्लेषण के आधार पर इसमें अर्थशास्त्र की परिभाषा प्राप्त होती है। तो ये भी नहीं हुआ, तो बचता क्या है ऑप्शन हमारे सामने? हमारे सामने ऑप्शन बचता है बच्चों मात्र सी इसमें, जिसको आप सही उत्तर कह सकते हैं, और यही इस प्रश्न का सही उत्तर भी है। किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र की अपनी परिभाषा में गत्यात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया है? तो ये है सैमुअलसन, और वो परिभाषा है विकास केंद्रित परिभाषा। ठीक है, तो सैमुअलसन ने ऐसा किया था। आर्थिक शब्दावली में जो है वो स्थैतिक और प्रायोगिक, स्टैटिक और डायनामिक शब्दों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, इतना जान लीजिएगा। स्थैतिक और प्रायोगिक ये दोनों शब्द जो है ना, वो अध्ययन की विधि से संबंधित है। अर्थशास्त्रियों में स्थैतिक एवं प्रायोगिक के बीच अंतर की शुरुआत 19वीं सदी के मध्य से शुरू होती है। जैसा हमने आपसे कहा कि 19वीं सदी के मध्य या उसके कुछ समय बाद तक भी जो विश्लेषण होता था वो मुख्यतः स्थैतिक विश्लेषण की पृष्ठभूमि में ही होता था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो विश्लेषण होता था। ठीक है, तो 19वीं सदी के
मध्य में ये प्रक्रिया शुरू होती है कि अर्थशास्त्र के विश्लेषण में प्रायोगिक दृष्टिकोण को भी या प्रायोगिक विश्लेषण को भी धीरे धीरे इंडल्ज किया जाने लगा। इससे पहले के अर्थशास्त्रियों के विचार और लेख एस्थेटिक स्वरूप के आधार पर ही हुआ करते थे। क्लियर है। सबसे पहले जो है वो ऑगस्ट कॉम्टे ने सोशल साइंस में स्थैतिक और प्रायोगिक स्टैटिक एंड डायनामिक इन धारणाओं का समावेश किया था। ऑगस्ट कॉम्टे की जीवन अवधि क्या थी? 1798 से लेकर के 1857 तक वो जीवित थे। ठीक है, 1797 से 1857 तक इनकी जीवन अवधि होती थी। तो इसके पहले, सबसे पहले चूंकि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, तो इसके पहले जो भी विश्लेषण होता था ना, वो मुख्यतः उसकी प्रकृति क्या थी? स्थैतिक विश्लेषण की ही थी। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने सामाजिक विज्ञान में इन शब्दों का स्टैटिक एंड डायनामिक, या कहिए हिंदी में स्थैतिक और प्रायोगिक, इनका समावेश किया था, इनकी शुरुआत की थी। ठीक है, अगर टी समय बिंदु पर किसी वस्तु की मांग फंक्शन है, उस समय टी समय बिंदु पर वस्तु की प्रचलित कीमत के, तो ये एक स्थैतिक समय बिंदु, स्थैतिक विश्लेषण कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मांग है वो टी समय बिंदु से संबंधित है और जो कीमत है वो भी टी समय बिंदु से संबंधित है। ये दोनों चर एक ही समय बिंदु से संबंधित हैं, एक ही समय बिंदु पर, द सेम पॉइंट ऑफ टाइम से संबंधित हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों? ये हो गया स्थैतिक विश्लेषण या स्टैटिक एनालिसिस। ठीक, अगर दोनों चरों के बीच में ये संबंध है। अगर किसी वस्तु की कीमत किसी टी समय बिंदु पर किसी वस्तु की मांग, ठीक है, वो निर्भर करती है पी वस्तु की T-1 समय में प्रचलित कीमत से, तो ये जो है हो जाएगा गत्यात्मक विश्लेषण या डायनेमिक एनालिसिस। दोनों का जो विश्लेषण है, दोनों में जो संबंध है वो अलग अलग समय बिंदुओं के आधार पर निर्धारित किया जा रहा है, तो ये डायनामिक विश्लेषण हो गया। ठीक है, एक और विश्लेषण होता है तुलनात्मक एस्थेटिक। इसके ऊपर हम लोग बड़ा विस्तार से चर्चा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लोग इसके संबंध में एक अलग सेशन में विस्तार से इनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सैमुअल्सन की परिभाषा को देखते हैं ना, उससे ही हम स्पष्ट हो जाते हैं कि अर्थशास्त्र की ये परिभाषा क्या है, एक गत्यात्मक विश्लेषण के ऊपर आधारित है। ठीक है, जैसे अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए सैमुअल्सन क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि समाज में लोग मुद्रा का प्रयोग करके अथवा मुद्रा का प्रयोग किए बिना किस प्रकार एक समय अवधि में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए उत्पत्ति के दुर्लभ साधनों का प्रयोग करते हैं, और इन वस्तुओं को जो कि उत्पादित की गई है उत्पत्ति के दुर्लभ साधनों का इस्तेमाल करके इन वस्तुओं को किस प्रकार उपभोग के लिए वर्तमान तथा भविष्य के बीच और समाज के विभिन्न व्यक्तियों तथा समूहों के बीच वितरित करते हैं। क्लियर है? तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी to employ scarce productive resources to produce various commodities over time and distribute them for consumption now and in the future among various people and groups in the society। क्लियर है? तो सैमुअल्सन की परिभाषा में प्रयुक्त एक समय अवधि में विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन, ये वाक्यांश आप देख रहे होंगे, और उनका वर्तमान तथा भविष्य में वितरण, ये वाक्यांश भी आपको मिल जा रहा होगा। ठीक है, तो इस आधार पर इस दोनों वाक्यांशों में समय तत्वों से संबंध, ये दोनों वाक्यांश जो है वो समय तत्वों से संबंधित हैं। ठीक है, जिनसे परिभाषा का प्रायोगिक स्वरूप स्वतः स्पष्ट हो जाता है। क्लियर? आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। ठीक है, आइए देखिए प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, आपसे क्या जानने की अपेक्षा की जा रही है इस प्रश्न के द्वारा। संपोषणीय विकास, ठीक है, की झलक किस अर्थशास्त्री की परिभाषा में दिखाई देती है? अ ग्लिम्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर संपोषणीय विकास को इंग्लिश में कहें ना तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे। इसको आप लोग इस शब्द को याद कर लीजिएगा इंग्लिश वाला, क्योंकि ये जो संपोषणीय विकास है ना, इसको कहीं कहीं आपके सामने ये संवहनीय आ जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं आपके लिए संधारणीय आ जाएगा, कहीं कहीं यही शब्द आपके सामने इस रूप में आ जाएगा, निर्वहनीय आ जाएगा, या यही शब्द कभी कभी अनवरत जारी रहने योग्य विकास इस रूप में आ जाएगा।
तो इन सभी शब्दों के जाल से मुक्ति पाने का एकमात्र आसान तरीका है वो ये है कि इसकी इंग्लिश आप लोग जान लीजिए, ठीक है। संधारणीय विकास या संपोषणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है अप्रत्यक्ष रूप से वो सैमुअल्सन की परिभाषा में शामिल है, ठीक है, क्योंकि वो संसाधनों के दुर्लभ संसाधन दुर्लभ हैं और उन दुर्लभ संसाधनों के उपयोग की चिंता वर्तमान तक ही सीमित करके नहीं देखते हैं वो अपनी परिभाषा में, उसकी चिंता वो भविष्य के संबंध में भी करते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए वर्तमान के साथ साथ भविष्य को भी अपने परिभाषा में शामिल करने के कारण हम कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से संपोषणीय, संधारणीय या निर्वहनीय विकास की संकल्पना इनकी परिभाषा में अप्रत्यक्ष रूप से समाहित है या अंतर्निहित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 अर्थशास्त्र की क्वेश्चन नंबर 6 अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा प्रतिपादित करने का श्रेय है द क्रेडिट फॉर प्रोपाउंडिंग द ग्रोथ सेंट्रिक डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज प्रोफेसर फिलिप स्टीड को, जॉर्ज स्टिगलर को, माल्थस को, पॉल ए सैमुअल्सन को। तो इस प्रश्न नंबर 6 का भी उत्तर क्या हो गया बच्चों? इस प्रश्न नंबर 6 का भी उत्तर हो गया सैमुअल्सन, ठीक है, ये पॉल ए सैमुअल्सन। ध्यान से देखिए, अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा प्रतिपादित करने का श्रेय है, ठीक है। तो ये बड़ा सामान्य से फैक्ट्स हैं। विकास केंद्रित परिभाषा सैमुअल्सन, अगर एक बार आपने पढ़ लिया, आपने दिमाग में व्यवस्थित कर लिया है, तो जाहिर सी बात है इस प्रश्न में ना आपको 1 या कह सकते हैं 5 सेकेंड से 10 सेकेंड का समय लगेगा। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो समय बचा जाते हैं, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपको उलझा करके समय आपका खा जाते हैं। तो चलिए, इस परिभाषा का जो सही उत्तर है वो क्या है? विकल्प डी, सैमुअल्सन की परिभाषा भविष्य में संसाधनों एवं साध्यों में होने वाले गतिशील परिवर्तनों को अपने विवेचन में शामिल करने के कारण विकास परक परिभाषा की श्रेणी में स्वयं शामिल हो जाती है, ठीक है। वर्तमान के साथ साथ भविष्य को भी ये ध्यान में रखते हैं, इसलिए ये विकास परक परिभाषा, गत्यात्मक परिभाषा, सभी का आधार यही वाक्यांश बनता है, वर्तमान के साथ साथ भविष्य में भी, ठीक। मतलब क्या है कि मतलब सैमुअल्सन की परिभाषा में विकास पर विचार किया गया है और इसीलिए इनको विकास केंद्रित परिभाषा, इनकी परिभाषा को विकास केंद्रित परिभाषा कहा जाता है, ठीक है। सैमुअल्सन द्वारा, प्रश्न नंबर 7 आप लोगों के बोर्ड पे है बच्चों, सैमुअल्सन द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा निम्न में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में लागू होती है? द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स गिवन बाय सैमुअल्सन इज एप्लीकेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक। आइए, वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था में लागू होती है, आप परिभाषा जब पढ़ेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। मुद्रा विनिमय अर्थव्यवस्था में लागू होती है, और सी क्या दे रहा है? ए और बी दोनों में, मतलब क्या है? विकल्प यहाँ पे क्या सही हो गया बच्चों? सी, दोनों में लागू होती है, ठीक है। जब तक आप अच्छे तरीके से नहीं पढ़े होंगे और जब तक आप प्रश्नों को सही तरीके से नहीं देखेंगे समझेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, तब तक जो है मानवीय भूल होने की आशंका हमेशा बनी रहेगी, जो कि मैं आपको बार बार चेताता रहता हूं, ठीक है। तो आइए, इसमें क्या है? सैमुअल्सन द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा निम्न में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में लागू होती है? तो वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था में भी लागू होती है और मुद्रा विनिमय अर्थव्यवस्था में भी लागू होती है। मतलब इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ए और बी दोनों विकल्पों के अंतर्गत ये परिभाषा शामिल होती है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र इस बात का, ये जो सैमुअल्सन की अर्थशास्त्र की परिभाषा वो क्या कहती है? अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि समाज में लोग मुद्रा का प्रयोग करके अथवा मुद्रा का प्रयोग किए बिना जिस प्रकार एक समय अवधि में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए उत्पत्ति के दुर्लभ साधनों का प्रयोग करते हैं और इन वस्तुओं को किस प्रकार उपभोग के लिए वर्तमान तथा भविष्य के बीच और समाज के विभिन्न व्यक्तियों तथा समूहों के बीच वितरित करते हैं। तो सैमुअल्सन की इस परिभाषा में समाज में लोग मुद्रा का प्रयोग करके अथवा मुद्रा का प्रयोग किए बिना, इस वाक्यांश का स्पष्ट उल्लेख सैमुअल्सन की परिभाषा में हुआ है। तो अब स्पष्ट हो गया आप लोगों को कि मुद्रा का प्रयोग करके मुद्रा विनिमय अर्थव्यवस्था में भी लागू होता है, वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था में भी लागू होता है। एक विकल्प ऐसा दिया है कि ए और बी दोनों को शामिल किया है, तो ये विकल्प ही सही होगा इस उत्तर की दृष्टि से, ठीक है। प्रश्न नंबर 8, अर्थशास्त्र में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि समाज में लोग मुद्रा का प्रयोग करके अथवा बिना प्रयोग किए हुए किस प्रकार विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए उत्पत्ति के दुर्लभ साधनों का प्रयोग करते हैं। दुर्लभ साधनों का, ठीक है, मुद्रा का प्रयोग करके अथवा बिना मुद्रा का प्रयोग किए हुए किस प्रकार विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए उत्पत्ति के दुर्लभ साधनों का प्रयोग करते हैं और इन वस्तुओं को किस प्रकार उपभोग के लिए वर्तमान तथा भविष्य के बीच और समाज के विभिन्न व्यक्तियों तथा समूहों के बीच वितरित करते हैं। अर्थशास्त्र की यह परिभाषा किसने दी है? अब इस पे हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। विकल्प नंबर डी, आप इसको देखेंगे विकल्पों को तो स्वयं आप इसको सही कर लेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 9, अर्थशास्त्र की दी गई सभी परिभाषाओं में सर्वाधिक उपयुक्त परिभाषा
आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अक्सर ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाते हैं। सर्वाधिक उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? अमॉन्ग द फॉलोइंग, अमॉन्ग ऑल द डेफिनेशन गिवन इन among all the definition given in economics, the most appropriate definition is, the most appropriate definition is, अर्थशास्त्र की धन केंद्रित परिभाषा सर्वाधिक उपयुक्त तो है ही नहीं, सबसे ज्यादा संकुचित है ये। अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा, यद्यपि कि इस धन केंद्रित परिभाषा से ये बेहतर है, लेकिन फिर भी इसका क्षेत्र बहुत संकुचित है, ठीक है। अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा, इसमें भी तमाम कमियां हैं, ठीक है। और अंतिम बचता है अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा। विकास जो है ना, ये बड़ा सार्थक और सकारात्मक शब्द है। विकास आ गया अगर, तो उसको आंख बंद करके मार दीजिएगा, अर्थशास्त्र सही विकल्प चुन लीजिएगा। अर्थशास्त्र की दी गई सभी परिभाषाओं में सर्वाधिक उपयुक्त परिभाषा अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा है। वास्तव में अगर देखा जाए ना, तो सैमुअल्सन की यह परिभाषा सभी परिभाषाओं में सर्वाधिक स्वीकार्य, सबसे ज्यादा तार्किक और सबसे ज्यादा प्रासंगिक होने के कारण सर्वोत्तम परिभाषा कही जा सकती है। क्लियर है? प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या बच्चों? सैमुअल्सन द्वारा प्रतिपादित अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा के समर्थक अर्थशास्त्री हैं। इसमें आपसे समर्थक अर्थशास्त्री पूछा जा रहा था। इकोनॉमिस्ट इज आर सपोर्टर्स ऑफ द डेवलपमेंट सेंट्रिक डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स propounded by Samuelson, who is among these। प्रश्न नंबर 10 के इस 10 नंबर के प्रश्न में जो पूछा जा रहा है आपसे कि कौन समर्थक अर्थशास्त्री हैं सैमुअल्सन द्वारा प्रतिपादित अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा के, ठीक है। तो जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ साहब इसके समर्थन करते हैं, जॉन मेनार्ड साहब इसका समर्थन करते हैं, रॉबर्ट सोलो भी समर्थन करते हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि प्रश्न नंबर 10 का विकल्प डी हमारे सामने जो है उपयुक्त सभी, ये सही विकल्प होगा। ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ से चर्चा करने पर हम लोगों को और बहुत ज्यादा जो है संभावना नहीं नजर आएगी, जिससे ऐसे फैक्ट मिल सके जो अन्यत्र आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो। क्लियर? तो प्रश्न नंबर 11 आपके सामने बोर्ड पे है बच्चों, पढ़ेंगे इसको, ध्यान से पढ़ेंगे। और जब ना प्रश्न पढ़ने के लिए आपसे कहते हैं, तो आप कल्पना करिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, ठीक है, और उसी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ने की कोशिश करिए, तो निश्चित तौर पे ये प्रैक्टिस आपको उस स्थिति में पहुंचा देगी कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको कोई असुविधा या दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा कंसंट्रेशन मेंटेन करने के लिए, ठीक है। किस अर्थशास्त्री द्वारा प्रतिपादित अर्थशास्त्र की परिभाषा में समय अवधि का उल्लेख किया गया है? समय अवधि का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया गया है। वर्तमान एवं भविष्य के बीच उत्पादित साधनों, दुर्लभ उत्पत्ति के दुर्लभ साधनों से प्राप्त वस्तुओं का वर्तमान और भविष्य में वितरण की यहाँ पे बात हो गई है। जाहिर सी बात है ये समय अवधि की बात करता है, तो यहाँ पे भी सैमुअल्सन हो गया। विकल्प डी यहाँ पे हमारा सही हो जाता है। क्लियर है? अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि समाज में लोग मुद्रा का प्रयोग करके अथवा मुद्रा का प्रयोग किए बिना किस प्रकार एक समयावधि में प्रयोग किए बिना किस प्रकार एक समय अवधि में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए उत्पत्ति के दुर्लभ साधनों का प्रयोग करते हैं। मतलब सैमुअल्सन के अर्थशास्त्र की परिभाषा में स्पष्ट रूप में एक समय अवधि इस शब्दावली का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो इसके आधार पर हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि समयावधि की बात किसमें की गई है। अन्य सभी परिभाषाओं को देखिएगा तो सैमुअल्सन की ही परिभाषा एकमात्र ऐसी परिभाषा है जिसमें स्पष्ट रूप से समयावधि का उल्लेख किया गया है। प्रश्न नंबर 12 आपके सामने बोर्ड पे है। पर्यावरण एवं विकास के सामंजस्य को अपनी अर्थशास्त्र की परिभाषा में स्थान देने का श्रेय किसको है? उत्पत्ति के दुर्लभ साधनों से प्राप्त उत्पादन, ये स्पष्ट कहते हैं कि उत्पत्ति के साधन दुर्लभ हैं। दुर्लभ होने का मतलब ही क्या होता है कि उसका संरक्षण किया जाना, और ये संरक्षण किया जाना वाला तत्व और स्पष्ट रूप से हमारे सामने तब आता है कि जब ये कहते हैं अपनी परिभाषा में कि इस उत्पादन को वर्तमान और भविष्य में किस प्रकार वितरित किया जाए। मतलब इनकी चिंता वर्तमान के साथ साथ भविष्य के संदर्भ में भी है, ठीक है। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भविष्य में इस उत्पादन का वितरण तभी होगा जब संसाधनों का संरक्षण होगा, और संसाधनों के संरक्षण के आधार पर हम कह सकते हैं कि पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ लेते हैं। तो पर्यावरण में विकास का सामंजस्य किसकी परिभाषा में दिखाई देता है बच्चों? सैमुअल्सन की विकास केंद्रित परिभाषा में दिखाई देता है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 12 यहाँ पे हमारे सामने इस रूप में हमारे सामने आता है। प्रश्न नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने बोर्ड पे है बच्चों, ध्यान से इसको पढ़िए। फिर से एक बार आपसे आग्रह है कि जब प्रश्न पढ़ने के लिए मैं कहता हूं तो उसको उसी तरह से कंसंट्रेट होकर पढ़िए जैसा सोचिए एग्जामिनेशन हॉल में है, ठीक है। प्रैक्टिस करिए ना। आदमी सोचता है ना कि कोई नहीं बात नहीं, हम इसको जो है कर लेंगे, जब वैसी स्थिति आएगी तो कर लेंगे। तो हमारी पर्सनालिटी 1-2 दिन में नहीं बनती है।
बड़ा प्रयास करना पड़ता है, लगातार लगे रहना पड़ता है, तब हमारी पर्सनालिटी में ना अच्छे वर्च्यूज जो है वो इंडल्ज होते हैं, तब हमारी पर्सनालिटी में अच्छा गुण समाहित होता है। ठीक है, चलिए अर्थशास्त्र की सभी परिभाषाओं में क्वेश्चन नंबर 13 इज ऑन योर बोर्ड। अर्थशास्त्र की सभी परिभाषाओं में विकासशील देशों की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त परिभाषा है। Among the all definition of economics, the most appropriate definition from the point of view of developing countries। ठीक है, अर्थशास्त्र की सभी परिभाषाओं में विकासशील, इसमें क्या पूछा है, विकासशील देशों के सापेक्ष संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त परिभाषा कौन सी है। अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा, अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा विकास को अपने विश्लेषण में शामिल ही नहीं करती। अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा भी विकास को अपने विश्लेषण में शामिल नहीं करती, और अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा भी शामिल नहीं करती है। अर्थशास्त्र की विकास संबंधी परिभाषा, अर्थशास्त्र की विकास संबंधी परिभाषा ही विकास को अपने विश्लेषण में शामिल करती है। ठीक है, संसाधन परिवर्तनशील है, वर्तमान के साथ साथ भविष्य में भी इनका उपयोग जो है अवश्यंभावी है, और इस आधार पर विकास को अपने परिभाषा के केंद्र में रखते हैं कौन, मिस्टर सैमुअल्सन। और इसलिए ये विकासशील देश जिनके सामने सर्वप्रमुख समस्या विकास की होती है, आर्थिक दृष्टिकोण से वो पिछड़े होते हैं और आर्थिक विकास के द्वारा ही अपने नागरिकों के जीवन को बेहतर कर सकते हैं, उसमें उल्लेखनीय सुधार कर सकते हैं। इसलिए मुख्य समस्या विकासशील देशों की, अल्पविकसित देशों की क्या होती है बेटा, विकास की, आर्थिक विकास की होती है। और उसी आर्थिक विकास की विवेचना अपनी परिभाषा के द्वारा बड़े कॉम्पैक्ट वे में हमारे सामने रखते हैं मिस्टर सैमुअल्सन महोदय, और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये विकासशील देशों की अपेक्षाकृत ज्यादा अनुकूल है। प्रश्न नंबर 14 सैमुअल्सन द्वारा प्रतिपादित, क्वेश्चन नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 सैमुअल्सन द्वारा प्रतिपादित अर्थशास्त्र के विकास केंद्रित परिभाषा के अनुसार आर्थिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण कारक है आर्थिक विकास। जैसा हमने इसके पहले वाले प्रश्न के आधार पे हम लोगों ने कहा, चर्चा किया कि प्रश्न नंबर 13, तो हमने कहा कि आर्थिक विकास का मूल मुद्दा जो है समाहित है इस अर्थशास्त्र की परिभाषा में, जो कि सैमुअल्सन के द्वारा दी गई है। और आर्थिक विकास जो है वो, जैसा हमने इसके पहले वाली प्रश्न के संदर्भ में वहां भी ये बात कही थी कि अल्प विकसित देश हो, अविकसित देश हो, विकासशील देश हो, सबके आर्थिक समस्या के केंद्र में क्या है, आर्थिक विकास प्राप्त करना, ज्यादा से ज्यादा आर्थिक विकास प्राप्त करना। ठीक है, तो सैमुअल्सन द्वारा प्रतिपादित अर्थशास्त्र के विकास के परिभाषा के अनुसार आर्थिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण, अब उस आर्थिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, विदेशी ऋण कारण ये भी है महत्वपूर्ण, विदेशी सहायता भी कारण है, संसाधनों का कुशल उपयोग भी कारण है, श्रम का कुशलतम उपयोग भी कारण है। अब इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, सब उपयुक्त कारण है। आर्थिक विकास में सब सहयोगी कारण है बच्चों, ये चारों के चारों। प्रश्न क्या पूछ रहा है, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, संसाधनों का कुशल उपयोग, या अगर कुशलतम यहाँ पे लिखा रहता तो सर्वोत्तम ये जो है हो जाता, अगर यहाँ पे कुशलतम लिखा होता ना तो वो सबसे सटीक शब्द होता। ठीक है, खैर यहाँ पे क्या लिखा, संसाधनों का कुशल उपयोग। आर्थिक विकास के केंद्र में संसाधनों का कुशल उपयोग उस समय स्वयं अंतर्निहित हो जाता है जब हम ये कहते हैं कि संसाधन दुर्लभ हैं। ठीक है, तो जितना ही दुर्लभ होगा उतनी ही उसकी उपयोगिता, महत्व या उपादेयता होगी, और उतना ही उसको बचा बचा के खर्च करेंगे, मतलब आप कह सकते हैं उसका कुशलतम उपयोग करेंगे। ठीक है, तो संसाधनों का कुशल या कुशलतम उपयोग जो है वो सैमुअल्सन द्वारा प्रतिपादित अर्थशास्त्र के विकास के परिभाषा के अनुसार आर्थिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण कारक यहाँ पे सिद्ध होगा। चलिए प्रश्न नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, अपने विषय की पढ़िए आप लोग भी, अपने विषय की निश्चित परिभाषा करना आज सामाजिक वैज्ञानिकों के लिए एक साधारण लोकाचार अथवा फैशन सा हो गया है। अर्थशास्त्र की परिभाषा के संदर्भ में यह कथन किसने दिया था, यह कथन किसने दिया था। प्रश्न नंबर 1 की चर्चा करते समय हम लोगों ने उस प्रश्न का जब विश्लेषण किया था तो स्पष्ट रूप से वहां पे हमने देखा था इस कथन के संदर्भ में प्रोफेसर, तो यह कथन क्या है, यह कथन प्रोफेसर मॉरिस डॉक का है, जो उन्होंने अपनी पुस्तक या बुक पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड कैपिटलिज्म में दिया था। पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड कैपिटलिज्म, इस अपनी बुक के पेज नंबर 173 पर ये बात इन्होंने कही थी। क्या कही थी कि अपने विषय की निश्चित परिभाषा करना आज सामाजिक वैज्ञानिकों के लिए एक साधारण लोकाचार अथवा फैशन सा हो गया है, जबकि इससे कोई उपयोगिता प्राप्त नहीं होती है अर्थशास्त्र को, क्योंकि अर्थशास्त्र कोई सिद्धांत, कोई तर्क,
कोई संकल्पना इससे प्रभावित नहीं होती अर्थशास्त्र की परिभाषा से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, किसे भारतीय दार्शनिक अर्थशास्त्री कहा जाता है? भारतीय दार्शनिक सन्यासी अर्थशास्त्री। भारतीय पहली विशेषता हो गई, दूसरी विशेषता दार्शनिक की हो गई, तीसरी विशेषता सन्यासी की हो गई, और ये सभी विशेषताएं धारण करने वाले कौन से अर्थशास्त्री हैं बच्चों? अर्थशास्त्री जेके मेहता। तो प्रश्न का है, तो प्रश्न नंबर 16 का विकल्प क्या हो गया सही? प्रश्न नंबर 16 का विकल्प सही हो गया प्रोफेसर जेके मेहता। ठीक है, तो प्रोफेसर जेके मेहता जो है वो, उनको भारतीय दार्शनिक सन्यासी अर्थशास्त्री कहा जाता है। भारतीय चिंतन पद्धति, भारतीय चिंतन पद्धति, भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कार, भारतीय मूल्यों के आधार पर अर्थशास्त्र की परिभाषा देने का इन्होंने प्रयास किया है, जो कि बिल्कुल उल्टा है उस आधार के जिस आधार पर पश्चिमी अर्थशास्त्रियों द्वारा ये अर्थशास्त्र की परिभाषा दी गई थी, जिस आधार पर पश्चिमी अर्थशास्त्रियों द्वारा अर्थशास्त्र की परिभाषा दी गई थी। क्लियर है? तो चलिए प्रश्न नंबर 16 का विकल्प हो गया इसमें सही बी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, अर्थशास्त्र की इच्छा विहीनता संबंधी परिभाषा। जैसा हमने आपसे कहा ना कि अर्थशास्त्र की परिभाषा को भारतीय पृष्ठभूमि में प्रतिपादित करने का श्रेय प्रोफेसर जेके मेहता को है, और भारतीय पृष्ठभूमि को आधार बना करके अर्थशास्त्र को परिभाषित करने के कारण एक अलग भावभूमि, एक अलग विचार दृष्टि के आधार पर उन्होंने अर्थशास्त्र को देखने, समझने और उसके विश्लेषण का प्रयास किया है। और उस आधार पर भारतीय पृष्ठभूमि जो है वो क्या है? संतोषम परम सुखम है, तेते पांव पसारिए जेते लंबी सौर या चादर। ठीक है, स्वर्णिम मध्यम मार्ग, ये हमारे संस्कार में है, और संस्कार यूं ही विकसित नहीं होता, अपने परिवेश से के आधार पर संस्कार किसी व्यक्ति या समाज में विकसित होता है। यहाँ का परिवेश क्या है? सदा नीरा नदियां हैं, वर्ष पर्यंत उनमें जल भरा रहता है, उपजाऊ मिट्टी है, जल जंगल जमीन पहाड़ की कोई कमी नहीं है। आज के आधार पर नहीं कह रहे हैं, आज से सदियों पहले के आधार पर कह रहे हैं, आज से 300 वर्ष पहले के आधार पर भी कह रहे हैं, जब संसाधन हमारे पास ज्यादा थे अपेक्षाकृत, और हमारे पास उपलब्ध जो लोग उसके संसाधनों का उपभोग करने वाले थे वो कम थे। ठीक है, तो इस पृष्ठभूमि में खाओ पियो मस्त रहो, यही जो है संस्कार हमारा हो गया था, और इसी संस्कार के आधार पर हम लोग आलसी हो गए थे, और इसी आलस के कारण हम लोगों ने बीच में हमारा विकास रुक गया था, और उसी का फायदा विदेशी शक्तियों ने उठाया, और जिसका परिणाम आज तक भारत भुगत रहा है। एक नया शोध आया है, और वो शोध ये कहता है कि 80 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा संसाधनों का दोहन, यहां भारत के संसाधनों का दोहन ब्रिटिशर्स ने 1757 से लेकर के 1947 की समय अवधि में किया था। आज की स्थिति जानते हैं क्या है? आज हमारी अर्थव्यवस्था लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी है। इसकी जीडीपी का आकार हमारी अर्थव्यवस्था के, इंडियन इकोनॉमी क्या है? लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर। अब सोच लीजिए कि उस समय 80 ट्रिलियन डॉलर के संसाधनों का दोहन किया, यहां से दोहन किया था। 80 ट्रिलियन डॉलर जो है यहां से ले गए थे, यहां के संसाधनों का दोहन करके, यहां की अर्थव्यवस्था, यहां की संसाधनों का उपयोग करके ब्रिटिशर्स। तो सोच लीजिए कितना ज्यादा बड़ी मात्रा में ये राशि हमारे सामने आती है, अगर इसको हम वर्तमान के आधार पर भी इसकी तुलना करें तो। ठीक है, तो भारतीय पृष्ठभूमि जो है वो क्या है? वो संतोषम परम सुखम की है, और इस आधार पर इन्होंने इच्छा विहीनता का निष्कर्ष निकाला कि इच्छा विहीनता की स्थिति में लाना ही अर्थशास्त्र का उद्देश्य, यही उसकी समस्या है, उसी के निराकरण के लिए अर्थशास्त्र को प्रयास करना चाहिए, या अर्थशास्त्र द्वारा प्रयास किया जाना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 17 का विकल्प क्या हो गया बच्चों? सही। प्रश्न नंबर 17 का विकल्प सही हो गया डी, प्रोफेसर जेके मेहता के द्वारा। प्रश्न नंबर 18, आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं क्योंकि मनुष्य की इच्छाएं अनंत हैं। आर्थिक समस्याएं उत्पन्न ही इसलिए होती हैं कि मनुष्य की इच्छाएं अनंत हैं। ठीक है, यह विचार किस अर्थशास्त्री द्वारा दिया गया था? रॉबिन्स ने दिया था। रॉबिन्स की दुर्लभता केंद्रित अर्थशास्त्र की परिभाषा को पढ़ते समय हम लोगों ने बड़ा बेहतर तरीके से और बड़े विस्तार से इसका उद्घाटन किया था कि वो दुर्लभता ही है या उपलब्ध साधनों की सीमितता ही है जिसके कारण ये जो है आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। तो रॉबिन्स साहब तो है ही है, सैमुअल्सन ने भी माना है क्योंकि ये भी दुर्लभ साधनों के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, इच्छाओं की या आवश्यकताओं की उसकी अपेक्षा ज्यादा उपलब्धता को स्वीकार करते हैं, और इसके आधार पर कहते हैं कि किस प्रकार से इन दुर्लभ संसाधनों का कुशलतम उपयोग किया जाए, करके वस्तु सेवाओं का उत्पादन किया जाए, जिससे कि वर्तमान और भविष्य दोनों में समाज और व्यक्ति दोनों का कल्याण बेहतर हो सके। ठीक है, तो सैमुअल्सन भी कहते हैं और जेके मेहता भी कहते हैं आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती है, मनुष्य की इच्छाएं अनंत है। कहते हैं
कि मनुष्य की इच्छाएं जब पूरी नहीं होती हैं तो उसको दुख होता है, और यही जो है सबसे बड़ी समस्या है। तो आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है? क्योंकि मनुष्य की इच्छाएं अनंत हैं। ठीक है, तो कहते हैं एक इच्छा जब पूरी हो जाती है, जेके मेहता कहते हैं कि इच्छा पूरी हो जाती है तो वहीं पे मामला समाप्त नहीं होता है, उस इच्छा से एक इच्छा और नई जन्म लेती है, उस इच्छा से एक इच्छा और नई जन्म लेती है, इस तरह से इच्छाओं का चक्र चलता रहता है। इस क्रम में इच्छाएं जो आती हैं हमारे सामने एक समूह, ऐसे समूह के रूप में आती हैं जो स्वभाव में अनंत हैं। ठीक है, तो ये सभी इस मत से सहमत हैं। तो इसमें विकल्प क्या हो गया बच्चों? इसमें विकल्प हो गया हमारा डी सही। इसमें विकल्प क्या सही होगा? डी सही हो गया। उपयुक्त सभी रॉबिन्स द्वारा, सैमुअल्सन द्वारा, जेके मेहता द्वारा, सभी के द्वारा इस मत का समर्थन किया गया। प्रश्न नंबर 19 आपके बोर्ड पे है, क्वेश्चन नंबर 19। इसको देखेंगे, पढ़ेंगे आप लोग स्वयं से। प्रोफेसर जेके मेहता द्वारा प्रतिपादित अर्थशास्त्र की इच्छा विहीनता संबंधी परिभाषा के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? Which of the following is true regarding the wantlessness definition of economics propounded by प्रोफेसर जेके मेहता? सामाजिक न्याय को बढ़ावा देते हैं ये। ठीक है, यहाँ पे मारा मारी नहीं है, छीना झपटी नहीं है, जाहिर सी बात है सामाजिक, क्योंकि इच्छा विहीनता की स्थिति तक व्यक्ति को ले जाने के का बात की चर्चा करते हैं, उसकी बात करते हैं अपनी परिभाषा के द्वारा ये जेके मेहता। तो ये सामाजिक न्याय को तो बढ़ाते हैं। मानसिक शांति को भी बढ़ावा देते हैं। कहते भी हैं कि मन में जो असंतोष का भाव होता है वो इच्छाओं के न पूरा होने के कारण होता है। अर्थशास्त्र इसी का अध्ययन करना चाहिए। अर्थशास्त्र को जो मनुष्य की इच्छाओं को सीमित करने में सहायक हो, सीमित करते करते उसको इच्छा विहीनता तक की स्थिति तक पहुंचाने में सहायक हो। और जिस समय बिंदु पर हम मनुष्य जो है, कोई मनुष्य इच्छा विहीनता की स्थिति में, अवस्था में पहुंच जाता है, वहीं पे उसकी सारी आर्थिक समस्याएं तिरोहित हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, तो मानसिक शांति को बढ़ावा देता है, क्योंकि जब इच्छा विहीनता रहेगी, अर्थात कोई इच्छा ही नहीं रहेगी, तो मन में कोई उद्वेग नहीं रहेगा। ठीक है, और मन में कोई उद्वेग नहीं रहेगा तो मन जो है शांत रहेगा, अर्थात मानसिक शांति को बढ़ावा देने की बात इनकी परिभाषा द्वारा, प्रोफेसर जेके मेहता की परिभाषा द्वारा की जाती है। पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा, जब हाई पैसा होगा ही नहीं, जब हाई पैसा होगा ही नहीं, कितना ज्यादा धन इकट्ठा कर ले होगा ही नहीं, तो जाहिर सी बात है ऐसी स्थिति में उत्पादन की भी उतना बढ़ चढ़ करके प्राप्त, उत्पादन को भी बहुत बढ़ा अधिकाधिक, तो इस स्थिति में अधिकाधिक उत्पादन की तरफ ही मनुष्य अग्रसर नहीं होगा, और अधिकाधिक उत्पादन की तरफ मनुष्य अग्रसर नहीं होगा तो पर्यावरण संसाधन जो है उनका भी संरक्षण होगा, उनका ज्यादा उपयोग नहीं होगा। उनका ज्यादा उपयोग नहीं होने का मतलब क्या है? पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। इसका मतलब क्या है? ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसमें विकल्प आपका सही हो गया बच्चों, डी, विकल्प नंबर डी, उपयुक्त सभी। आते हैं अंतिम प्रश्न पे, और अंतिम प्रश्न आपके सामने इस समय बोर्ड पे है। अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन एंड विच इज ऑन योर बोर्ड राइट नाउ, एंड दैट इज इन विच ईयर डिड जेके मेहता प्रोपाउंड द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू डिजायरलेसनेस या वांटलेसनेस? ठीक है, 1930 में दिया था, 1932 में दिया था, 1934 में दिया था, या 1936 में दिया था? कब दिया था ये आपके लिए मैं छोड़े जा रहा हूं। आप कहेंगे नहीं सर करा दीजिए, सब हमसे ही मत पाइए, कुछ अपने भी पन्ना पलटने की तरफ अग्रसर होइए। ये जो भी बुक है आपके पास उसमें पढ़ने की कोशिश करिएगा। ठीक है, और इस प्रश्न का उत्तर मैं स्वयं आपको दूंगा, लेकिन अगले नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, दिस क्वेश्चंस आंसर विल बी प्रोवाइडेड हियर टू यू इन द नेक्स्ट सेशन। और ये मैं आपको एक तरह से समझिए होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है, प्रोफेसर जेके मेहता की परिभाषा को खूब अच्छे से आज के इस सेशन के बाद आप पढ़िएगा। ठीक है, आज के इस सेशन के बाद प्रोफेसर जेके मेहता को अच्छे से पढ़िएगा। ये इस प्रश्न का उत्तर मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, इसको मेरा आज का होमवर्क भी समझ लीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में जरूर इसके ऊपर मैं संक्षेप में चर्चा करूंगा, लेकिन ये ऐसा कोई फैक्ट नहीं है जिसमें बहुत ज्यादा इसके विश्लेषण की जरूरत हो, इसको समझाने की जरूरत हो। ठीक है, एक टिपिकल फैक्ट है, और ये आप लोग खुद पढ़ करके जेके मेहता की परिभाषा को उससे प्राप्त करने की कोशिश करिएगा। इन्हीं 20 प्रश्नों के साथ आज का ये सेशन होता है समाप्त, और उम्मीद करता हूं ये आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ होगा।